नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर वालों के लिए सोशोलॉजी का पेपर नंबर सेकंड, यानी कि सोशोलॉजी को हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसका पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। यदि आपने पार्ट नंबर फर्स्ट को नहीं देखा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी पार्ट्स को देख लीजिए। साथ ही साथ यदि आपने पेपर नंबर फर्स्ट की तैयारी भी करनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी वहाँ वीडियोज हैं, उन सभी को देख लीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। तो यहाँ पार्ट नंबर 2 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हम यहाँ देखने वाले हैं। आपके लिए एक और बात बता दें, आप यदि ये सोच रहे हो कि ये तो आप रिटन की तैयारी कर पा रहे हैं, तो रिटन के साथ साथ हम यहाँ एमसीक्यू वालों की भी तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि यह पेपर नंबर सेकंड है। कुछ स्टूडेंट्स का यह एमसीक्यू बेस्ड है, यानी कि एमसीक्यू पर आधारित ये पेपर है आपका, जो ओएमआर सीट पर होगा। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन विद आंसर देखने वाले हो, तो आप नो टेंशन रहिए, यहाँ से आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो आप यहाँ इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये वीडियो यहाँ से, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं लेकिन उसके आंसर्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, क्योंकि व्याख्या के अंतर्गत आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। और वहाँ केवल आपको क्या मिलता है कि एक क्वेश्चन दिया होता है और यहाँ आपके लिए 4 ऑप्शन दिए होते हैं। 4 ऑप्शन में से केवल आपको एक को टिक करना है। तो यहाँ जो ये रामायण जैसी चलती है, तो ये रामायण आपकी बुद्धि में बिल्कुल फिट हो जाती है और आप वहाँ आराम से अपने जवाब दे पाते हो। तो डोंट वरी कि हमको ये वीडियो नहीं देखना, केवल एमसीक्यू क्वेश्चन देखने हैं। एमसीक्यू की बजाय यदि आप इस वीडियो को देखते हैं, ऐसी वीडियोज़ को देखते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 से 11 क्वेश्चन में दिया हुआ है, सामाजिक घटनाओं से आप क्या समझते हैं। यानी कि समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं उनसे आपको क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हैं, आप किस तरह से उनको देखते हैं। सामाजिक घटना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसी भी तरह यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप अपनी भाषा में किसी भी तरह दे सकते थे। तो यहाँ देख सकते हैं सामाजिक घटना का क्या अर्थ होता है। समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हें सामाजिक घटना कहा जाता है। समाजशास्त्रियों के अनुसार मानव व्यवहार संबंधी प्रत्येक घटना को सामाजिक घटना कहा जाता है। दुर्खिम के शब्दों में दुर्खिम जी ने कहा है, आत्महत्या एक सामाजिक घटना है। ओएमआर वाले ध्यान दें, यहाँ पूछ सकता है कि आत्महत्या एक सामाजिक घटना है, यह किसने कहा। तो वहाँ 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से आपको दुर्खिम पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं आगे क्या दिया हुआ है, सामाजिक जीवन में गतिशीलता होने के कारण ही सामाजिक घटनाएं घटित हैं। समाज में घटने वाली घटनाओं के लिए कुछ न कुछ कारक उत्तरदायी होते हैं और इन कारकों की खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। सामाजिक अनुसंधान समाज में घटने वाली घटनाओं की खोज एवं पुराने तथ्यों का संकलन कर निष्कर्ष निकालता है। ये तथ्य सदैव समान नहीं होते और ना ही इनको प्रकृति पूर्ण स्वतंत्र होती है, अतः घटना के समान तथ्यों के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, 12वें में है वर्णनात्मक प्राकल्पना से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे वर्णनात्मक प्राकल्पना क्या होती है, किस तरह से होती है। शोधकर्ता व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन और उसके वर्णन की कल्पना से वर्णनात्मक प्राकल्पना का विकास करता है। वर्णनात्मक प्राकल्पना से तात्पर्य उस प्रकार की प्राकल्पना से है जो कि व्यवहार की व्याख्या उसकी विशिष्टताओं या अवस्थाओं जिसमें वह होता है के रूप में ही करता है। इस प्रकार का प्राकल्पना शोधकर्ता को व्यवहार के गुणों को पहचानने में सहायता करता है तथा उसे पूर्ण कथन करने में भी सहयोग करता है। इस प्रकार की प्राकल्पना की अत्यधिक प्रमुख विशिष्टता यह होती है कि इसके अंतर्गत व्यवहार के कारण की पहचान करने पर अधिक दबाव नहीं डाला जाता है। वर्णनात्मक प्राकल्पना को एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है कि यदि यह मान लिया जाए कि शोधकर्ता यह प्राकल्पना करता है कि थकान का अनुभव या थकान से चूर होने पर वह आगे कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो यह उदाहरण वर्णनात्मक प्राकल्पना का ही होगा, क्योंकि इसमें थकान में होने वाले व्यवहार का केवल वर्णन ही किया जा सकता है। अतः वर्णनात्मक प्राकल्पना का निर्माण शोधकर्ता व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन करने की इच्छा से करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो आइए जानते हैं सामाजिक घटनाओं की प्रकृति के बारे में। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति अत्यंत ही विषम एवं जटिल होती है। घटनाओं एवं उनके तथ्यों को सामान्य तौर पर 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, प्रथम
जो वे है, प्रथम भाग आपका वो होगा वे जो प्रकृति से संबंधित हैं, जैसे नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, जलवायु, शारीरिक संरचना इत्यादि, तथा दूसरे वे हैं जो समाज से संबंधित हैं, जैसे धर्म, प्रथाएं, परंपरा, रीति रिवाज, विवाह, शिक्षा, राजनीति, संस्कृति तथा सभ्यता आदि। प्रत्येक घटनाक्रम के लिए अलग अलग विज्ञान की सहायता ली जाती है, अतः प्रत्येक विज्ञान का अध्ययन उसकी अध्ययन वस्तु के आधार पर किया जाता है, न कि उसकी पद्धति के अनुसार। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग उचित ढंग से नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तर्क का सामाजिक विज्ञान में क्या महत्व है। आइए जानते हैं तर्क जो करते हैं हम उसका सामाजिक में क्या महत्व है। इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से घुमाकर भी पूछा जा सकता है, समाजशास्त्रीय अध्ययन में तर्क की क्या भूमिका रहती है। तो आइए जानते हैं, जिस पद्धति के द्वारा हम कुछ विशेष घटनाओं का अवलोकन, तथ्यों के वर्गीकरण और विश्लेषण के द्वारा निष्पक्ष रूप से व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, उसी को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। तर्क किसी भी निष्कर्ष की पुष्टि के लिए प्रमाण या तथ्यों की वैधता के मूल्यांकन से संबंधित है। सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करने के लिए जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह तर्क संगत होती है। सामाजिक ज्ञान का सही विकास केवल तभी हो सकता है जब अनुसंधानकर्ता तार्किक आधार पर दूसरे की अपेक्षा अपने व्यवहार पर अधिक ध्यान दे। यह एक ऐसी मान्यता है जो विज्ञान में तर्क में महत्व को स्पष्ट करती है। गोल्डनर के अनुसार, एक गोल्डनर हुए थे सामाजिक वैज्ञानिक, तो गोल्डनर ने क्या कहा है, विज्ञान में तर्क का विशेष महत्व है। केवल परंपरागत रूप से दी गई परिभाषाओं और नियमों के आधार पर ही विज्ञान का निर्माण नहीं हो सकता। समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए समाजशास्त्रियों में जहाँ तक एक और प्रतिभा और प्रवृत्तियों के सही उपयोग की कुशलता का होना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर अपने जीवन और अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं के बारे में एक तार्किक दृष्टिकोण को बनाए रखना उससे भी और अधिक आवश्यक है। यह सभी कथन विज्ञान में तर्क के महत्व को स्पष्ट कर देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में वैज्ञानिक पद्धति क्या है, वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, वैज्ञानिक पद्धति से आप क्या समझते हैं, वैज्ञानिक पद्धति को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन कुल मिलाकर ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका एक ही आएगा। एक तरह से किसी भी तरह यह पूछ सकता था, इस सभी का मतलब एक ही होता है। अथवा क्वेश्चन और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। किसी भी तरह से यह क्वेश्चन आ सकता है, इन सभी का मतलब एक ही है और इसका जवाब केवल एक ही होगा। आइए जानते हैं वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ। एक वैज्ञानिक अपनी अध्ययन वस्तु के लिए जिस वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग करता है उसे वैज्ञानिक पद्धति कहा जा सकता है। अध्ययन पद्धतियों से तात्पर्य उस ढंग से है जिसका प्रयोग विज्ञान अनुभव सिद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी आधारभूत कार्य प्रणालियों में अपने उपकरणों और प्रविधियों के प्रयोग में करता है। वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा, आइए जानते हैं वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा को। वैज्ञानिक पद्धति की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है कार्ल पियर्सन। यहाँ MCQ वाले ध्यान दें, ये कार्ल पियर्सन की पूछी जा सकती है। तो कार्ल पियर्सन ने क्या कहा है, वैज्ञानिक पद्धति में विभिन्न बातों का समावेश होता है, यथा तथ्यों का सावधानी से सही वर्गीकरण एवं उसके सह संबंध तथा क्रम का अवलोकन, रचनात्मक कल्पना की सहायता से वैज्ञानिक नियमों की खोज यानी कि अनुसंधान, खोज को ही अनुसंधान बोलते हैं, तथा आत्म आलोचना एवं समस्त स्वस्थ चित्त व्यक्तियों के लिए उसका समान वैधता। वुल्फ के शब्दों में वुल्फ ने क्या कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी अनुसंधान विधि को जिसके द्वारा विज्ञान का निर्माण हुआ हो या उसका विकास हो रहा हो वैज्ञानिक पद्धति कहलाने का अधिकार है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 में है वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वैज्ञानिक पद्धति के बारे में अभी हमने पढ़ा कि क्या होती है, यहाँ इनकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। निम्नलिखित विशेषताएं दी हुई हैं। नंबर 1 क्रमबद्धता। वैज्ञानिक पद्धति में क्रमबद्धता का विशेष महत्व होता है, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा तथ्यों की खोज अत्यंत ही क्रमबद्ध तरीके से की जाती है। यही विशेषता अनुसंधान के परिणाम की ओर संकेत करती है। नंबर 2 सत्यापन की क्षमता। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किए गए अनुसंधान से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनको कभी भी परखा जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धति का यही गुण उसे अधिक प्रामाणिक बनाता है, अतः इस विधि में सत्यापन किए जाने की क्षमता होती है। यहाँ पर तीसरा दिया हुआ है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता के बारे में जानते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में अनुसंधानकर्ता के अपने निजी विचार नहीं होते, ना ही कोई निश्चित
पूर्ण धारणा होती है। घटना को उसके वास्तविक रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। अतः वस्तुनिष्ठता की विशेषता यह है कि इसका संबंध विषय वस्तु से अधिक होता है, जिसके कारण अनुसंधान के द्वारा प्राप्त तथ्य अत्यधिक वस्तुनिष्ठता लिए रहते हैं। यहाँ फोर्थ दिया हुआ है सामान्यता। सामान्यता के बारे में भी जान लेते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे समाज की प्रत्येक इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पद्धति में यह विशेष ध्यान रखा जाता है कि निकाले गए निष्कर्ष सभी इकाइयों पर लागू हों। अतः जो भी अध्ययन किया जाता है समस्त समाज की समस्याओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। प्रत्यक्षवाद से आप क्या समझते हैं? प्रत्यक्षवाद का क्या अर्थ होता है? ये किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रत्यक्षवाद का अर्थ आइए जानते हैं। प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद की धारणा को अनेक रूपों में व्यक्त किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एमसीक्यू वालों के लिए कि प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता कौन है। तो यहाँ आपको आंसर दे देना है कॉम्टे। तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। उसके कुछ विचार पूर्णतया प्रत्यक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन उसके द्वारा प्रतिपादित अनेक ऐसे भी विचार हैं जो पूर्णतया प्रत्यक्षवादी नहीं है। संभवतया इसीलिए कहा जाता है प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता मनुष्यों में कम प्रत्यक्षवादी है। यानी कि ये भी पूछा जा सकता है प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता मनुष्यों में कम प्रत्यक्षवादी है। इसे किसके बारे में कहा गया है? कॉम्टे के बारे में कहा गया है। तो कॉम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद का एक अर्थ वैज्ञानिक है। आपका कथन है कि सभी घटनाओं को वास्तविक रूप में या प्रत्यक्ष तौर पर निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण आदि को व्यवस्थित या वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर समझा जा सकता है। वैज्ञानिक प्रणाली से सब कुछ समझना ही प्रत्यक्षवाद है और यही कॉम्टे की विचारधारा का आधार है। बाद में यही प्रत्यक्षवाद कॉम्टे का धर्म बन जाता है। सच तो यह है कि कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद एक ऐसी जटिल अवधारणा है जिसका न कोई एक निश्चित अर्थ है और ना ही अनिश्चित प्रणाली। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वैश्विकता से आप क्या समझते हैं? वैश्विकता क्या होती है, क्या अर्थ होता है? किसी भी तरह क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। वैश्विकता को हम वस्तुनिष्ठता भी बोलते हैं। से क्या अभिप्राय है? वस्तुनिष्ठता से क्या अभिप्राय है? वैश्विकता यानी कि वस्तुनिष्ठता की परिभाषा लिखिए। किसी भी तरह से यह क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। वैश्विकता यानी कि वस्तुनिष्ठता अध्ययन की उस स्थिति या दशा को व्यक्त करती है जबकि अध्ययन पक्षपात रहित और अवैयक्तिक हो। इस प्रकार का वैश्विकता एक भावना एवं क्षमता जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता घटनाओं को उसी क्रमवार रूप में वर्णन करने में समर्थ होता है जैसा कि वह वास्तव में निरीक्षण करता है। इस प्रकार वैश्विकता या वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक अनुसंधान की आधारशिला है। वैश्विकता की परिभाषा आइए जानते हैं। वैश्विकता की कुछ प्रमुख परिभाषाएं अग्रवत हैं। यहाँ ग्रीन ने अपनी परिभाषा दी है। वैश्विकता प्रमाण की निष्पक्षता से परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता। यहाँ लाबेल के शब्दों में लाबेल ने अपनी परिभाषा दी है। सत्य की वैश्विकता का अर्थ है कि दृष्टिगत संसार किसी मानव के विश्वासों, आशाओं तथा भयों से स्वतंत्र एक वास्तविकता है जिसे हम कल्पना या साधारण ज्ञान से नहीं वरन वास्तविक निरीक्षण से प्राप्त करते हैं। यहाँ नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में है सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैश्विकता की क्या आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। अथवा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वस्तुनिष्ठता का महत्व बताइए। तो यहाँ जानते हैं सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैश्विकता की आवश्यकता। सामाजिक घटनाओं में जटिलता होती है, वे सदैव अमूर्त होती है। यदि किसी घटना की विषय वस्तु उसके अध्ययन के अनुरूप नहीं है तो घटनाओं के अध्ययन की वैज्ञानिक अध्ययन नहीं माना जा सकता तथा वैश्विकता न होने के कारण वास्तविकता का पता नहीं चलता। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैश्विकता को निम्नवत स्पष्ट किया जा सकता है। आइए जानते हैं किस तरह से स्पष्ट किया है। नंबर 1, मौलिक तथ्यों की प्राप्ति। अनुसंधानकर्ता का प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य घटनाओं, तथ्यों एवं अंतर संबंधी तथ्यों का उनके मौलिक रूप में वर्णन करना है। मौलिक तथ्य अपने सजातीय तथ्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए अनुसंधानकर्ता को न तो उनमें अपनी ओर से कुछ जोड़ना चाहिए और ना ही कुछ छोड़ना चाहिए ताकि किसी भी कीमत पर उनकी मौलिकता नष्ट ना हो। इस प्रकार अध्ययन में सत्य की खोज के लिए तथ्यों की मौलिकता आवश्यकता है और तथ्यों को मौलिक रूप में प्राप्त करने के लिए वैश्विकता आवश्यकता है। नंबर 2 है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति की सफलता वैश्विकता पर आधारित रहती है। इस दृष्टि से वैज्ञानिक पद्धति और वैश्विकता की एक वस्तु के दो संबंधित पहलू हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं। इस प्रकार वैश्विकता को अपनाकर वैज्ञानिक पद्धति को सफल या सार्थक बनाया जा सकता है और वास्तविक या सत्य निष्कर्षों तक पहुंचा जा सकता है। नंबर 3, सत्यापन के लिए किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत को परीक्षण अथवा पुनर्परीक्षण की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। यदि
यदि अध्ययन में थोड़ी सी भी व्यक्तिगत गंध, पर्सनल स्मेल और एलिमेंट होगी तो वह निकाले गए सिद्धांत के परीक्षण व पुनर्परीक्षण से स्पष्ट तौर पर पता लग जाएगा। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता का संपूर्ण प्रयास बेकार हो जाएगा और सत्यापन करना असंभव होगा। इस दृष्टि से सिद्धांतों के सत्यापन व परीक्षण के लिए वैश्विकता को प्राप्त करना आवश्यक है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 को जानने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो अपलोड होती हैं आपके लिए नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करना होगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए, क्योंकि पेपर में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जिसके लिए हम बार बार लगातार आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आत्मचेतनता यानी कि व्यक्तिनिष्ठता क्या होती है। आत्मचेतनता क्या होती है जानते हैं। व्यक्तिनिष्ठता की अवधारणा वस्तुनिष्ठता अथवा वैश्विकता की अवधारणा की विपरीत धारणा है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अध्ययन के दौरान अपने स्वयं के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर तथ्यों का संकलन करता है तथा स्वयं के परिप्रेक्ष्य में ही घटनाओं का अवलोकन व्यक्तिक एवं पक्षपात युक्त होता है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों, सामाजिक अंतः क्रियाओं एवं पारस्परिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यही कारण है कि इनसे संबंधित जब भी कोई अध्ययन किया जाता है तो वह अध्ययन वैश्विक वस्तुनिष्ठ न होकर व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में व्यक्तिनिष्ठता का आना कोई नई बात नहीं है। जब से इनको वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास प्रारंभ हुआ है, तभी से व्यक्तिनिष्ठता बनाम वस्तुनिष्ठता की समस्या सामने आती रही है। अनुसंधानकर्ता अथवा अध्ययनकर्ता का व्यक्तिनिष्ठता होना उसका एक स्वाभाविक गुण है। यह कोई आकस्मिक अथवा कोई विशेष समस्या नहीं है, क्योंकि प्रत्येक सामाजिक प्राणी व्यक्तिगत मूल्यों, विचारों, भावनाओं एवं समूह के अधीन होता है। यह उसके व्यक्तित्व व्यवस्था की सामान्य विशेषता है। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप पार्ट नंबर 1 एंड आने वाले सभी पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जल्दी से विजिट कीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। आपको कहीं भी किसी भी अन्य चैनल पर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल पर आपको जो कुछ भी पाना है सब कुछ अवेलेबल होगा। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।